इरिगेशन वाटर क्वालिटी। देखो, अच्छा, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि इरिगेटेड वाटर और रेन वाटर दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा माना जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए? रेन वाटर, जो बारिश हो रही है, और दूसरा है इरिगेटेड वाटर। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए? रेन वाटर। कहते हैं ना, बारिश का पानी तो अमृत के समान होता है किसी भी प्लांट के लिए। ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ डिपेंड करता है टीडीएस पर, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, इरिगेटेड वाटर की अगर हम बात करें तो इसको बेसिकली कहाँ से निकालोगे? आप ज़मीन से निकालोगे। दो ही इसके सोर्स हैं, एक सरफेस इरिगेशन जिसमें नदी नाले वगैरह आ जाते हैं, तालाब वगैरह आ जाते हैं, और दूसरा है ग्राउंड वाटर जिसमें कुआं खोद लो, ट्यूबवेल खोद लो, हेडपम्प लगा लो, उनसे पानी निकालो। अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड वाटर की बात करूँ ना, ग्राउंड नट नहीं भाई ग्राउंड वाटर की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राउंड वाटर के अंदर जो टीडीएस है, टीडीएस समझते हो? अगर किसी के घर में वाटर फिल्टर वगैरह, वाटर प्यूरीफायर वगैरह लगा हो तो उसने वो जानता होगा थोड़ा टीडीएस के बारे में। जब भी अपन पानी को चेक करवाते हैं कि भाई देखो इस पानी का टीडीएस वगैरह ठीक है कि नहीं है, पीने लायक है कि नहीं है। टीडीएस का मतलब, इसका पूरा नाम होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट। टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट, ठीक है। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट। तो जो ग्राउंड वाटर है ना, इसके अंदर टीडीएस कितना होता है? 200 से लेकर के 2000 पीपीएम तक। कितना टीडीएस होता है इसके अंदर? ये टीडीएस की वैल्यू है। कितनी होती है? 200 से लेकर के 2000 पीपीएम तक, जो कि इस रेन वाटर की तुलना में, इस रेन वाटर की तुलना में हम कहें तो ये अपना 10 से लेकर के 100 गुना ज़्यादा है, 10 to 100 टाइम्स। मतलब जो इरिगेटेड वाटर है उसके अंदर का जो टीडीएस है वो रेन वाटर की तुलना में, एज कम्पेयर टू रेन वाटर, 10 से ज़्यादा गुना उसके अंदर टीडीएस पाया जाता है इरिगेटेड वाटर के अंदर, और इतना टीडीएस इसमें कम होता है। तो जितना ज़्यादा टीडीएस होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट होगा, उतना ही ज़्यादा वो नुकसानदायक होता है। इसलिए रेन वाटर, आप कहोगे सर आप रेन वाटर में इतना भी क्यों, यहाँ पर 10 से 100 क्यों लिखा, यहाँ पर 0 से 100 क्यों नहीं लिखा? मतलब रेन वाटर के अंदर भी टीडीएस होता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत उसके अंदर भी पाया जाता है। हालांकि बादलों में जब रेन वाटर होता है वो तो 100%, आपको मालूम है रेन वाटर जो होता है वो 100% डिस्टिल्ड वाटर होता है। रेन वाटर जो है वो 100% डिस्टिल्ड वाटर है। लेकिन हमारा वातावरण है उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट है, और एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट तो होता ही है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन है, हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली, इनसे थोड़ा सा मिलकर ये थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाता है, बाइकार्बोनेट वगैरह बना लेता है। और अगर जो पॉल्यूटेंट वगैरह है तो उससे भी ये पानी जो है, रेन वाटर जो है वो अपना कह सकते हैं इसको, पॉल्यूटेड हो जाता है वो रेन वाटर के पॉल्यूशन की वजह से। बेसिकली एसिडिक रेन, आपने सुना होगा, एसिडिक रेन होती है जब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाए तो एसिडिक रेन भी बन जाती है, जिसमें SO2 बेसिकली सल्फर कंटेंट अगर अपने एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो H2SO4 बरसता है पानी के साथ मिल करके। तो वो अपना टॉपिक ही नहीं, उसको छोड़ो। अपना सिंपल सा टॉपिक ये है कि भाई इरिगेटेड वाटर और रेन वाटर में से अच्छा कौन माना जाता है? तो रेन वाटर ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, लेकिन इरिगेशन देना पड़ता है हमको, ठीक है। अगर रेन वाटर मिलता है तो वो तो क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन इरिगेशन वाटर दे रहे हो तो वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह इरिगेशन तो होनी है, सॉरी हर जगह रेन वाटर तो अवेलेबल है नहीं। तो बेस्ट तो आपका रेन वाटर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 10 से 100 गुना कम टीडीएस पाया जाता है एज कम्पेयर टू इरिगेटेड वाटर। और बेसिकली इरिगेटेड वाटर में भी कौन सा? आपका ग्राउंड वाटर, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ इरिगेटेड वाटर, कि भाई इरिगेटेड वाटर की जो क्वालिटी है वो किस चीज़ पर डिसाइड, आप कैसे, कौन कौन से पैरामीटर्स देखोगे, कौन कौन सी बातों को जानना ज़रूरी है कि इस पानी की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, उन 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। पहली तो है EC, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा है बोरॉन कंटेंट, पानी के अंदर बोरॉन कंटेंट क्या है। और तीसरा है यहाँ पर SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो।
मतलब उसके अंदर कितना एक्सचेंजेबल अमाउंट में सोडियम है या कितना सोडियम जो है वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, ये बात है। इसको भी देखेंगे अपन SAR। ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों के आपको डाटा कुछ याद करने पड़ेंगे, जो कि CSSI करनाल के द्वारा, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी इंस्टीट्यूट जो आपका है करनाल में, उसने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं कि भाई EC कंटेंट कितना होना चाहिए, तब उसको सॉइल तब उसको नॉर्मल बोलेंगे, फिर सैलाइन बोलेंगे, फिर वेरी सैलाइन बोलेंगे, फिर मीडियम सैलाइन बोलेंगे। वो सारे डाटा आपको याद करने पड़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो आप समझो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में कुछ बातें। क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है? देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, EC। ये क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप अगर पता कर लोगे, जैसे कि इरीगेटेड वाटर, आपने उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता कर ली, तो आपको क्या पता चलेगा? EC का मतलब क्या है, क्या डिनोट कर रहा है? इससे हमें पानी की किस प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा? इससे हमें पता चलेगा उसके अंदर का मौजूद टोटल सॉल्ट कंटेंट। क्या पता चलेगा हमें? टोटल सॉल्ट कंटेंट। उस पानी के अंदर कितना सॉल्ट कंटेंट है, ये हमें पता चल जाएगा EC से। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ये जितनी ज़्यादा होगी, EC जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा EC होगी, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट होगा। तो EC एक जो होती है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का नाम सुना है आपने? EC इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, कंडक्टिविटी मतलब यहाँ पर अपना करंट का फ्लो हो सके। जहाँ पर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होंगे, वहाँ पर करंट का फ्लो आसानी से होगा। ठीक है, तो जहाँ पर करंट का फ्लो आसानी से होगा, वहाँ पर करंट का कम, मतलब वहाँ पर उसके लिए रेजिस्टेंट कम होगा। तो EC क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप लोग सर ये काय बता रहे हैं हमको, करंट वरेंट, ये तो फिजिक्स की बातें हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि EC जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टिविटी के। भाई जितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, SI यूनिट बताइए इसकी। SI यूनिट क्या होती है EC की? EC की होती है DS पर मीटर। अब इसका क्या मतलब होता है? ये DS पर मीटर क्या होता है? S का यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम है इसका। DC तो मतलब आपका डेसी हो गया, ये तो कोई साइंटिस्ट माइंड नहीं, डेसी समझ रहे, 10⁻⁻10 डेसी हो गया। यहाँ पर होता है साइमन, डेसी साइमन पर मीटर। डेसी, इसको ठीक से लिख लो, डेसी साइमन पर मीटर, ये होती है इसकी यूनिट। याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, कई बार यूनिट पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और TDS के बीच में रिलेशन बताओ कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, पहले तो अपन यही देख लो, SI यूनिट, EC की जो SI यूनिट वो क्या थी, अभी अपन ने लिख ली थी। वहीं TD पूछा पहले, तो TDS का फुल फॉर्म बताइए, वो अपन ने लिख ही लिया है, पता ही है आपको, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट। ठीक है, तो TDS को आप कैसे काउंट करोगे? इसको आप या तो ppm में काउंट कीजिए या फिर mg पर लीटर में काउंट कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ppm में काउंट ही करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा देखो, मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो पाया जाता है, इन दोनों के बीच में पर रिलेशन निकालेंगे कि जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट पाया जाता है सैलाइन वाटर के अंदर, वो कौन सा है? सभी को पता है, मोस्ट कॉमन सॉल्ट, मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन दी सैलाइन वाटर आप सभी जानते हैं, और वो है कौन सा? नमक। नमक मतलब आप जो घर में यूज़ करते हो वही तो है, NaCl। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो, पहली दूसरी का बच्चा भी जानता है। तो मोस्ट कॉमन सॉल्ट सैलाइन वाटर के अंदर, खारा पानी जो होता है, आप कहेंगे ये पानी खारा है, समुद्र का पानी खारा है, उस नदी का पानी खारा है, उस तालाब का पानी खारा है, सैलाइन वाटर है, तो उसके अंदर सबसे कॉमन सॉल्ट कौन सा है? यही होता है NaCl। अब ये जो NaCl है ना, ये मोस्ट कॉमन हो गया, तो इसी से अपन इनका कोरिलेशन निकाल लो। जो नॉर्मल जो सैलाइन वाटर जिसमें NaCl है, उसका जो EC होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। कितना? 1 के बराबर। और उसका जो TDS होता है वो 640 होता है। TDS कितना होता है उसका? 640। तो आप यहाँ से दोनों का रिलेशन निकाल दो, यानी कि जो TDS हो गया वो कितना हो जाएगा? 640 इंटू EC।
याद हो जाएगा ये। इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको ईसी दे दे, बोले टीडीएस निकालो, तो जो भी ईसी की वैल्यू हो उसमें 640 का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो टीडीएस है वो 640 गुना ज़्यादा है किसके, ईसी के। समझ गए भाई, ये रिलेशन इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, और देखो यहाँ पर एक और लिख लो आप, टोटल आयन कंसंट्रेशन। ये क्या चीज़ है, टोटल आयन कंसंट्रेशन। इसको कैसे निकालोगे, और काय में इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल आयन कंसंट्रेशन इसको कैलकुलेट किया जाता है MEQ पर लीटर। अब आप कहोगे सर ये MEQ क्या होता है। MEQ का मतलब होता है मल्टी इक्विवेलेंट, मल्टी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मल्टी इक्विवेलेंट पर लीटर। तो टोटल आयन कंसंट्रेशन, इसका भी कोरिलेशन है। टोटल आयन कंसंट्रेशन में अपन क्या करो, सिंपल जो EC है, अब जाना ना EC की यूनिट हमेशा यही रहेगी, इसका मल्टीप्लाई कर दो 10 से 10 से, ये याद रखना। तो टोटल आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, EC × 10, बस इतना याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब आ जाओ SAR। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, SAR, ठीक है। इसी को हम लोग ESR भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सॉरी ESP भी कहते हैं, नॉट ESR। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ESP, यानी कि इसको कहते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ESP कहो या SAR कहो। ये क्या इंडिकेट करता है, आप क्या समझते हो, या ESP, ये अगर आप पता कर लोगे किसी सॉइल का, सॉरी किसी वाटर का, कि भाई इस पानी के अंदर SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो इतना है, तो उससे आप क्या जान लोगे, इससे आपको क्या पता चल जाएगा। यहाँ पर पता चल जाएगा हमको कि उस सॉइल के अंदर जो सॉइल सॉल्यूशन है उसमें कितना सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब किया है। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड सोडियम इन द सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कह सकते हैं अपन के सोडियम कंटेंट के बारे में जानना हो तो SAR से आप पता कर सकते हो। इसका फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता है, बस वो फॉर्मूला आप याद रखना। SAR का फॉर्मूला होता है सोडियम डिवाइडेड बाय, नाउ अब ये हो जाएगा अंडर रूट में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये SAR। इसकी वैल्यू भी दी है CSSR, अपना सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी इंस्टीट्यूट जो करनाल में, उसने इसकी भी वैल्यू दी है, इसको भी क्लासीफाई किया, इस बेसिस पर भी क्लासीफाई किया है। चलो देख लो, चाहो तो इसको लिख लो कि ये सारा क्लासिफिकेशन किसने दिया है, CS अकॉर्डिंग टू सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSR करनाल। ये जितना भी मैं आपको बताऊँ क्लासिफिकेशन, ये किसके अकॉर्डिंग है, CSSRI करनाल के अकॉर्डिंग, और कॉमन है आपको ऑलमोस्ट जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, CSSR करनाल। पेन तो ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैलाइन वाटर बेस्ड ऑन दी EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। ये डाटा पैरामीटर आपको याद करना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, रट लेना इनको। पहले तो EC काय में लिखना है आपको, DS पर सेंटीमीटर पर मीटर में। क्वालिटी क्या रहेगी, और सुटेबिलिटी मतलब किस पर्पस के लिए क्या रहेगा। ये देखो, अगर EC की वैल्यू 1.5 से कम है तो वो पानी माना जाएगा कैसा है, नॉर्मल वाटर है, मतलब सभी प्रकार की सॉइल में आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर EC की वैल्यू 1.5 से 3 के बीच में है तो वो लो सैलिनिटी वाटर कहा जाएगा, मतलब लाइट सॉइल और मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए बढ़िया है वो। 3 से लेके 5 के बीच में है अगर EC की वैल्यू, तो वो मीडियम टेक्सचर्ड, एक मिनट ये क्या लिख दिया आपने, टेक्सचर्ड थोड़ी ना ये, एक मिनट मीडियम सैलिनिटी सॉइल हो जाएगी, मीडियम सैलिनिटी सॉइल हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके लाइट और मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए
जिसमें सेमी टॉलरेंट क्रॉप अगर लगाते हो तो उनके लिए आप इस पानी का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर 5 से 10 तक है EC तो वो आपका हो जाएगा सैलाइन वाटर। इसमें भी आप लाइट और मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल में यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रॉप कैसी होनी चाहिए, पूरी तरीके से टॉलरेंट होनी चाहिए। 10 से ज़्यादा है अपना तो वो हाई सैलिनिटी वाटर है और वो किसी काम का नहीं है, आप कहीं पर भी उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट सूटेबल। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले भाई जो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, क्या आप सी वाटर से खेती कर सकते हो क्या? बताइए सी वाटर का कितना होता है, सी वाटर का EC कितना होता है? बहुत ज़्यादा है, अपना है 50 DS पर मीटर, इतना होता है सी वाटर का, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया, ऑन एन एवरेज आपका है, चाहो तो इसको आप रेंज में लिख लो, क्योंकि आपको एक जैसा डाटा नहीं मिलेगा, ये आपको बदलता हुआ मिलेगा, तो आप इसको रेंज में लिख लो। 35 रहने दो, आप तो यही लिखो, काय को रेंज लिखा है, कोई क्वेश्चन तो नहीं आने, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। सी वाटर में कितना होता है EC? 50 DS। तो यहाँ तो अगर 10 से ज़्यादा निकल जाए तो ही वो नॉट सूटेबल हो जाता है। समुद्र का पानी तो नामुमकिन, आप यूज़ कर ही नहीं सकते खेतियों के लिए, पीने के लिए कहीं पर भी। दूसरा देखो, ये क्लासिफिकेशन भी आपका वही सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा ही दिया गया है, ये बोरॉन के बेसिस पर है, ठीक है। याद करने पड़ेंगे ये सभी। बोरॉन का कंसंट्रेशन अपन किस में निकालेंगे? PPM में निकालेंगे। अगर बोरॉन की वैल्यू 3 PPM से कम है तो वो नॉर्मल पानी कहा जाएगा, ऑल सभी प्रकार की सॉइल के लिए बढ़िया है। 3 से 4 के बीच में है तो लो बोरॉन वाटर है, क्ले और मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए बहुत बढ़िया। 4 से 5 के बीच में अगर अपना बोरॉन है तो ये मीडियम बोरॉन सॉइल कहेगी, और हैवी टेक्सचर्ड सॉइल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 5 से 10 के बीच में अगर बोरॉन कंटेंट है तो उसको बोरॉन वाटर कहेंगे, और ये हैवी टेक्सचर्ड सॉइल के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और 10 से ज़्यादा है तो हाई बोरॉन वाटर है, नॉट सूटेबल, यूज़ कर ही नहीं सकते, ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। उसके बाद ये सेम टू सेम क्यों अच्छा सॉरी, चेंज तो कर लिया करो यार थोड़ा सा। कोई नहीं यार, देखो थोड़ा सा इश्यू तो होता ही है। जब इंसान कुछ अच्छा करने को जाता है ना तो उसको लोग हमेशा धकेलने की कोशिश करते कि अच्छा क्यों कर रहा है। मेरे पास 2 बंदे थे, अच्छा काम कर रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, किसने उनको बहला दिया, फुसला दिया, छोड़ के चले गए। अब मैं अकेला ही हूँ, मैं फिर से अकेला पड़ गया हूँ, सारे काम काज मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अब एक नया बंदा रखा है, क्या होता है वो आते हैं, अब जो नया नया आएगा तो उसको थोड़ा सिखाना पड़ता है, PPT कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे टाइप करना है। मैं अपनी इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ कंटेंट वगैरह के ऊपर, वो टाइपिंग का काम करते हैं। अच्छे खासे काम कर रहे थे, किसी ने बेला फुसला दिया, भाग गए, फ़ोन भी नहीं उठाते, बात ही नहीं करते, पता नहीं कहाँ चले गए, किधर चले गए। और अब जो नए बंदा रखा है उसको सीखने सिखाने में टाइम लगता है, तो थोड़ी बहुत ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं उससे भी, हालांकि मैं चेक करता हूँ हमेशा। चलो कोई नहीं यार, हमें कौन रोक सकता है। अच्छे काम के लिए निकले हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अड़चने तो बहुत आएंगी और बहुत लोग होंगे आपके पीछे जो आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे। चलो MEQ क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, मल्टी इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। अगर SAR की वैल्यू 10 से कम है तो उसको नॉर्मल वाटर कहेंगे, ये सभी टाइप की सॉइल में बढ़िया है। 10 से लेकर के 20 में, ये डाटा बहुत आसान है, इसको याद करना बहुत आसान है, कोई ऐसा पेचीदा नहीं है। लो सोडियम वाटर कहेंगे 10 से 20 के बीच में, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपका ब्लैक और एलुवियल सॉइल के लिए, अगर उसमें क्ले कंटेंट 30% से ज़्यादा है, इसको याद रखना, अच्छा डाटा है। अगर SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 10 से लेकर 20 के बीच में, या कह सकते हैं अपन के लो सोडियम वाटर है, तो वो उस ब्लैक और एलुवियल सॉइल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जहां पर क्ले कंटेंट 30% से ज़्यादा है। 20 से लेकर के 30 के बीच में है तो मीडियम सोडियम वाटर कहेंगे, ये हैवी सॉइल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 30 से 40, ये मैंने जो डाटा लिखा है ना, ये एज इट इज़ वही है जिस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने लिखा है नॉट सुटेबल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 30 से 40 के बीच में है तो ये सोडियम वाटर कहलाएगा, नॉट सुटेबल। 40 से ज़्यादा है तो ये हाई सोडियम वाटर कहलाएगा, ये भी आपका नॉट सुटेबल, किसी भी तरह की किसी भी सॉइल में इसका यूज़ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट की हम बात करें तो वही सेम टू सेम मैनेजमेंट है। अगर किसी ने सॉइल साइंस में थोड़ा बहुत इसको पढ़ा हो तो जो अपन सॉइल के लिए यूज़ करते हैं मैनेजमेंट, वही सेम मैनेजमेंट यहाँ पर भी यूज़ किए जाते हैं, कोई अलग से यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर
सैलाइन की बात करता हूँ। भाई पानी दोगे तो पानी का तो नहीं कर सकते ना, पानी तो आपको देना ही पड़ेगा। मिट्टी में फिर आप कर सकते हो, जैसे कि सैलाइन सॉइल है तो सैलाइन सॉइल के मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट तो आप फ्लूडिंग कीजिए। फ्लूडिंग का मतलब पानी से बहाव, बहुत ज़्यादा पानी बहा दीजिए, तो उससे क्या होगा, पानी बहेगा तो उससे लीचिंग हो जाएगी। जो भी सॉल्ट होगा, जो भी अपने सॉल्युबल सॉल्ट वगैरह होंगे वो सब आपके लीच आउट नीचे की तरफ चले जाएंगे सारे बह करके। तो इससे आप सैलाइन सॉइल को थोड़ा सा कम कर सकते हो, उसको सैलिनिटी को कम कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लूडिंग आप कर दीजिए। फ्लूडिंग के बाद आप यहाँ पर रेगुलर टाइम पर इरीगेशन देते रहिए, मिट्टी को कभी सूखने मत दीजिए, तो वो तो फ्लूडिंग में आ ही जाएगा। लिख लो भले ही कंटिन्यूअस, या फिर कहें अपन फ्रीक्वेंट इरीगेशन, कभी भी मिट्टी को सूखने मत दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर FYM का यूज़ करें, FYM का अपन यहाँ पर यूज़ करें, ये सैलाइन सॉइल में आप यूज़ कर सकते हो। एल्कलाइन सॉइल की अगर हम बात करें, एल्कलाइन सॉइल की अगर हम बात करें तो एल्कलाइन सॉइल में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बढ़िया एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिप्सम का आप यूज़ करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो जिप्सम का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिप्सम के अलावा आप यहाँ पर आयरन पायराइट का यूज़ करें, आयरन पायराइट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा आप ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का यूज़ करें, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप में बेसिकली आपको लगाना है तो सेसवेनिया वगैरह लगाइए, पर वो ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप बस याद रखें। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन सी होते हैं वो तो आपको पता ही है। उसके अलावा आप यहाँ पर मोलेसिस समझते हो ना, शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है ये, शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है मोलेसिस। एक और होता है आपका प्रेस मड, ये भी शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है, इसका भी यूज़ करते हैं, प्रेस मड का भी। इसके अलावा आप यहाँ पर एल्कली सॉइल है तो आप न्यूट्रल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जितना हो सके, जैसे कि आप यहाँ पर कैन का यूज़ करें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, किसान खाद जिसको बोलते हैं, या फिर आप यहाँ पर DAP का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो आप जो अफेक्ट हो रहा है उन पानी से, जो भी अपना नॉन क्वालिटी वाला पानी है, टॉक्सिक वाटर जो इरिगेशन अपन ले रहे हैं, उससे अपन बच सकते हैं। सेम है आपके जो आपने सॉइल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं वही अपन यहाँ पर भी पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता दूँ। कुछ ऐसी क्रॉप है, मैं डाटा लिख कर लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मुझे लगा ये, तो आपको बता देते हैं, ये आप नोट कर लेना IMP लगा करके। कहाँ गया, हाँ ये लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म पाई जाती हैं कुछ स्पेसिफिक क्रॉप के अंदर। ठीक है, एक दो जगह मैंने क्वेश्चन भी देखे हुए आए हुए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, बन सकते हैं। तो वो डाटा क्या है, वो कौन सी सॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म आप लिख लीजिए। जैसे कि एक है आपकी सॉल्ट एक्सक्रीशन मैकेनिज्म। ये काय के लिए ये मैकेनिज्म है, ये पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर पाई जाती है, पर्टिकुलर प्लांट के अंदर पाई जाती है, जिससे वो उसके अंदर सॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म जनरेट होता है। एक है सॉल्ट एक्सक्रीशन, जो भी सॉल्ट उसके अंदर जाएगा तो उसको बाहर एक्सक्रीट कर देगा, तो ये अपन को मिलेगी आर्टिप्लेक्स के अंदर। कौन सा प्लांट है आपका, आर्टिप्लेक्स स्पीसीज के अंदर। और एक और है सॉल्ट ब्रश, ये याद रखना। ऐसे ही एक और है आपकी, क्या नाम लिखा है इसका, सॉल्ट डाइल्यूशन। अच्छा, ये डाइल्यूशन समझते हो आप, डाइल्यूशन क्या होता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है डाइल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में आपको पता है क्या अंतर होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है सिंपल सी बात, पानी मिलाना। जितना ज़्यादा आप पानी मिलाओगे, जैसे कि मान लो आपको मैं कहूँ एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमने ये एक कप ले लिया, ये एक बर्तन हमने ले लिया, इस बर्तन के अंदर हमने डाल दिया शहद, इसमें अंदर क्या है, प्योर हनी है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर प्योर हनी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आप जब इसके अंदर पानी डालोगे, इसमें पानी ऐड करोगे, तो ये हनी कैसा हो जाएगा, प्योर हनी। अभी जो विस्कस रहता है, गाढ़ा होगा तो ये पतला होता जाएगा। पानी ऐड कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको डाइल्यूट कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब हो गया पानी आप उसको ऐड करते जा रहे हो। एक होता है कंसंट्रेशन, कि भाई ये जो हनी है, जो विस्कस है, इसमें से और पानी को बाहर निकाल लो, जो ऑलरेडी इसके अंदर पानी है, नॉर्मल जो हनी के अंदर पानी है उसको भी बाहर निकाल लो और इसको और ज़्यादा गाढ़ा कर दो, और ज़्यादा विस्कस कर दो, तो वो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंसंट्रेशन। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पानी को ऐड करना डाइल्यूशन कहलाता है, पानी को बाहर निकालना कंसंट्रेशन कहलाता है। बड़ी सिंपल सी बात है।
बड़ी सिंपल, जैसे कि घर में दूध को उबाल कर रबड़ी बनाओ, मतलब हमने कंसंट्रेट कर दिया दूध को और गाढ़ा बना दिया। दूध में पानी डाल दो तो हमने उसको डाइल्यूट कर दिया और पतला कर दिया। तो सॉल्ट डाइल्यूशन मतलब यहाँ पर क्या गया, प्लांट जो है वो सॉल्ट का डाइल्यूशन कर देगा, पानी मिलाकर उस सॉल्ट को डाइल्यूट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये किस प्लांट के अंदर है आपका, सेसवेनिया एक्विलाटा के अंदर, सेसवेनिया एक्विलाटा। ठीक है, उसके अलावा एक और है आपका सॉल्ट एक्सक्लूजन, सॉल्ट एक्सक्लूजन, ये अपन को मिलेगा हॉर्डियम बल्गेर के अंदर। सॉल्ट एक्सक्लूजन वाली जो प्रोसेस है ये मिलेगी अपन को हॉर्डियम बल्गेर के अंदर। और एक है आपकी ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा शुगर बीट के अंदर, देखा नहीं होगा मतलब सुना होगा पहले भी कभी। ऑस्मोटिक रेगुलेशन आपका शुगर बीट के अंदर होता है। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि एक मैंने और क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन ये था कि अगर सैलाइन सॉइल है तो सीड रेट कितनी ज़्यादा देनी चाहिए। सैलाइन सॉइल के अंदर आपको सीड रेट बढ़ानी चाहिए कि कम करनी चाहिए। मान लो कि आपके पास पानी जो है वो सैलाइन वाला है, जिसकी वजह से मिट्टी भी सैलाइन हो गई है, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल सीड रेट ही दोगे या नॉर्मल सीड रेट से कम दोगे या नॉर्मल सीड रेट से ज़्यादा दोगे। ध्यान रखना, जब भी सैलाइन सॉइल आती है सैलाइन कंडीशन बनती है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सैलाइन कंडीशन जब भी आती है आपको 25% ज़्यादा सीड रेट देनी है, 25% हायर सीड रेट। जो भी नॉर्मल सीड रेट है उससे आपको ज़्यादा सीड रेट का यूज़ करना है। नॉर्मल मान लो आप 100 kg यूज़ कर रहे हैं तो 125 kg डालिए अगर सैलाइन सॉइल है तो। ठीक है, और मैंने एक और जगह क्या क्वेश्चन था, अच्छा था वो भी, हाँ ये लिखो आप, एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन देखा है। मैग्नीशियम और कैल्शियम रेशो पर क्वेश्चन आ चुका है एक, मैग्नीशियम और कैल्शियम रेशो। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से लिख लेना इनको अच्छे से, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करता हूँ इन सब चीज़ों को ढूंढने में, उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई टीचर जितनी मेहनत आपको पढ़ाने में कर रहा है, जितनी मेहनत आपको ये कंटेंट ढूंढने में कर रहा है, उतनी मेहनत, उसकी आधी मेहनत भी अगर आप कर रहे हो ना तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। इसको ऐसे हल्के में मत लेना, लिख लेना ध्यान से और अच्छे से समझ पढ़ लेना, इनको याद कर लेना, डाटा वाले क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया था कि नॉर्मल प्लांट ग्रोथ के लिए MgCA का रेशो, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम का रेशो क्या होना चाहिए एक नॉर्मल प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो रेशो क्या है आपका, मोर देन 3, more than 3 for the normal plant growth। एक नॉर्मल प्लांट ग्रोथ के लिए ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का रेशो क्या होना चाहिए, तो मोर देन 3 होना चाहिए। ठीक है, और सैलाइन वाटर के लिए भी लिख लो। सैलाइन वाटर के लिए जो होता है MgCA, ये अपना सैलाइन वाटर के लिए इसका जो रेशो है वो आपका 6 रहता है। कितना, 6। MgCA रेशो कितना है आपका, 6 है मोस्ट ऑफ द सैलाइन वाटर में। कितना है आपका, 6। ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया है, ये तो फिर मुझे मिल गया तो बता रहा हूँ। इस पर क्वेश्चन आया था कि नॉर्मल प्लांट ग्रोथ के लिए Mg और मैग्नीशियम कैल्शियम का रेशो कितना होना चाहिए, पानी का या सॉइल का, दोनों पर लागू होगा। ठीक है, तो वो रहेगा अपना मोर देन 3। ठीक है भाई, थैंक यू।